नमस्कार। जरा सोचिए, अगर कोई देश अपने ही सैनिकों की मौत का आंकड़ा दुनिया से छिपाना चाहे तो क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और कुछ बेहद ठोस भौतिक साक्ष्यों के जरिए एक ऐसे ही भू राजनीतिक सच से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। चलिए तथ्यों की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि सच्चाई की परतें आखिर कैसे खुलती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रूस में उत्तर कोरिया की सैन्य भागीदारी की असली कीमत आखिर क्या रही है। जब कोई देश जो अपनी हर छोटी बड़ी जानकारी पर सख्त पहरा रखता हो, वहां विश्लेषक युद्ध में मारे गए सैनिकों की गिनती कैसे कर सकते हैं? आज हम इसी पहेली को ठोस साक्ष्यों के जरिए सुलझाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियों के इन शुरुआती अनुमानों से। कुर्स्क में जो तैनाती हुई उसकी एक डरावनी तस्वीर हमारे सामने है। जरा इस चार्ट को देखिए। रूस भेजे गए 11,000 सैनिकों में से ये माना जा रहा है कि लगभग 6,000 सैनिक या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन एक बंद व्यवस्था वाले देश में इस बात की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहीं पर जांचकर्ताओं के हाथ लगता है सबसे अहम सुराग। प्योंगयांग के ह्वासोंग जिले में अचानक से एक 52,000 वर्ग मीटर के विशाल परिसर का निर्माण शुरू हो जाता है। राज्य की गोपनीयता की दीवारों को भेदते हुए शोधकर्ताओं ने इस संघर्ष के वास्तविक प्रभाव को समझने के लिए इसी अचूक भौतिक साक्ष्य का पीछा किया। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सैटेलाइट तस्वीरों से जो निर्माण की गति पता चलती है वो सच में हैरान करने वाली है। अक्टूबर 2025 में आदेश जारी होता है और महज 2 महीने बाद एक जंगली इलाके में ढांचा खड़ा हो जाता है। अप्रैल 2026 तक तो पूरे स्मारक का अनावरण भी कर दिया गया। इतनी जल्दबाजी में किया गया निर्माण साफ इशारा करता है कि इसके पीछे कोई बेहद गंभीर और तात्कालिक वजह थी। हाल ही में अनावरित इस विदेशी सैन्य अभियानों में युद्ध के कारनामों के स्मारक संग्रहालय की संरचना खुद बहुत कुछ बयां कर देती है। कुर्स्क भेजे गए सैनिकों को समर्पित इस परिसर में 2 विशाल 30 मीटर लंबी स्मारक दीवारें हैं, एक 3 मंजिला इमारत है और एक बड़ा सा कब्रिस्तान है। सच कहूं तो ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि इतने बड़े पैमाने पर हुए नुकसान को दर्ज करने का और संभालने का एक सुविचारित तरीका है। तो विश्लेषकों ने इन विशाल दीवारों पर नामों की गिनती आखिर की कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही सटीक फोरेंसिक पद्धति में छिपा है। देखिए, सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि हर दीवार को 14 खंडों में बांटा गया है, जिनमें से 9 पर नक्काशी की गई है। और गहराई से देखने पर साफ हुआ कि हर नक्काशीदार खंड में 16 स्तंभ हैं और हर स्तंभ में 8 नाम लिखे गए हैं। ये एकदम व्यवस्थित ग्रिड लेआउट है। और जब हम इस पूरे गणित को एक साथ जोड़ते हैं तो स्मारक के इस ग्रिड से जो अंतिम आंकड़ा निकलकर सामने आता है वो है 2304। जी हाँ, दोनों दीवारों पर उकेरे गए नामों की कुल गणना बिल्कुल सटीक रूप से इसी आंकड़े तक पहुंचती है। यह हवा में लगाया गया कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि सीधे पत्थरों पर लिखे नामों की गिनती से मिला एक अकाट्य प्रमाण है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना बहुत साफ तस्वीरों के ये कैसे मुमकिन है। कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के सोंगहक चुंग जैसे विशेषज्ञ बताते हैं कि स्मारक की दीवारें बहुत छोटे अक्षरों में लिखे गए मृत सैनिकों के नामों से खचाखच भरी हुई हैं। सतह के क्षेत्रफल और अक्षरों के आकार के इस घनत्व को देखकर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वहां दर्ज लोगों की संख्या निश्चित रूप से कई हजार तक पहुंचती है। इस स्मारक की संरचना हमें एक और दिलचस्प बात बताती है। एसआई एनालिटिक्स के जांच से पता चलता है कि यहाँ एक स्तरीकृत प्रणाली है जो दिखाती है कि राज्य अलग अलग रैंक और नुकसान को कैसे संभालता है। बाहरी कब्रें केवल उन वरिष्ठ अधिकारियों या सैनिकों के लिए आरक्षित हैं जिन्होंने असाधारण वीरता दिखाई, जबकि बाकी आम सैनिकों की अस्थियों के कलश उस विशाल इंडोर कोलम्बेरियम में रखे गए हैं। चलिए इन अमूर्त आंकड़ों को थोड़ा और वास्तविक बनाते हैं। बाहरी कब्रों की संख्या देखना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। सैटेलाइट तस्वीरें हमें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि कब्रिस्तान के पश्चिमी हिस्से में 140 और पूर्वी हिस्से में 138 कब्रें हैं। ये वो विशिष्ट व्यक्ति हैं जिन्हें राज्य ने विशेष सम्मान के लिए चुना है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इस 3 मंजिला कोलम्बेरियम की विशाल क्षमता। विशेषज्ञ सोंगहक चुंग का कहना है कि पूरी दीवार ग्रिड पैटर्न वाले भंडारण डिब्बों से भरी हुई है।
अगर हम कार्यालयों और प्रदर्शनी क्षेत्रों को छोड़ भी दें, तो अकेले इस इंडोर भंडार गृह में कम से कम 1000 अस्थि कलशों को रखने की जगह है। ये इस बात का एक और ठोस सबूत है कि नुकसान का पैमाना सच में कितना भयानक है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। जब हम अपनी इस ओपन सोर्स गणना की तुलना खुफिया एजेंसियों के अलग अलग समय के अनुमानों से करते हैं, तो एक खौफनाक निरंतरता दिखती है। देखिए, सितंबर में जो अनुमान 2000 मौतों का था, वो फरवरी तक काफी बढ़ गया, और दीवारों पर उकेरे गए 2300 नामों की बीबीसी की यह हालिया गणना बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि अलग-अलग स्रोतों से आ रहे आंकड़े एक ही दुखद कहानी की पुष्टि कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक इतना अलग-थलग देश सार्वजनिक रूप से इतना बड़ा स्मारक बनाएगा ही क्यों? जवाब है भारी घरेलू दबाव। कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस के किम जिन मू के अनुसार राज्य को आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के लिए मारे गए सैनिकों के परिवारों को बहुत सावधानी से संभालना होता है। अगर राज्य इन नामों को छोड़ देता है या नज़रअंदाज करता है, तो शोक संतप्त परिवारों में एक ऐसा असंतोष भड़क सकता है जिसे संभालना सत्ता के लिए भारी पड़ जाएगा। और इस आंतरिक दबाव की पुष्टि एक और बड़े निर्माण से होती है। स्मारक के साथ साथ उसी जिले में रूसी युद्ध के दिग्गजों और मारे गए सैनिकों के परिवारों के लिए एक नया आवासीय परिसर भी खड़ा कर दिया गया। और मजे की बात देखिए, मार्च 2026 से ही परिवारों ने वहां रहना भी शुरू कर दिया। साफ है कि राज्य जान के भारी नुकसान के बदले में तुरंत भौतिक बुनियादी ढांचा देकर संभावित जन आक्रोश को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा है। घरेलू राजनीति के अलावा इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मकसद भी है। जैसा कि चौहान बम बताते हैं, अत्यधिक अलगाव ही इस अभूतपूर्व सैन्य साझेदारी को जन्म दे रहा है। वर्तमान स्थिति में उत्तर कोरिया के लिए रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ वो सैन्य सहयोग कर सकता है। तो ये स्मारक सिर्फ यादों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया को ये दिखाने का एक रणनीतिक संदेश है कि ये गठबंधन कितना मजबूत है। तो इन सारे साक्ष्यों को एक साथ रखने पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक बेहद गुप्त राज्य ने इतना विशाल स्मारक क्यों बनाया? पहला, इतने भारी हतातों के बावजूद सेना की तैनाती को सही ठहराने के लिए। दूसरा, इन दृश्यमान पुरस्कारों के जरिए जनता का समर्थन बनाए रखने के लिए। और तीसरा, सबसे अहम कारण, युद्ध का नतीजा चाहे जो हो, रूस के साथ सैन्य सहयोग जारी रखने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए। और यहीं हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गंभीर सवाल पर पहुंचते हैं। जब कोई देश दूसरे देश के युद्ध में अपने सैनिकों के खून से सींची गई साझेदारी का जश्न मनाने के लिए पत्थरों का इतना विशाल स्थायी स्मारक बनाता है, तो क्या ये इस बात का संकेत है कि प्योंगयांग मॉस्को के साथ अपनी इस साझेदारी के लिए भविष्य में इससे भी बड़े नुकसान सहने को तैयार है? इस सैन्य गठबंधन का हमारी वैश्विक सुरक्षा पर आगे क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण